बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, बड़ा फैसला, बड़े रिमार्क्स हैं। सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ जारी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। देखना सिर्फ ये होगा कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत में मुंतकिल किए हैं। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो इसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। तो समझने वाले समझ गए हैं और कहने वाले कह गए हैं। तो कहने वाले कह गए हैं और समझने वाले समझ गए हैं कि जनाब इमरान खान साहब के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, उनके लिए एक और मुश्किल पैदा हो गई है। कुछ ख्याल तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर कानूनी करार दे देगी, लेकिन अब तक जो अदालत की समाअत है उससे लगता यूँ है कि साहब बुरे फंस गए हैं और बहुत ही बुरे फंस गए हैं। और ना सिर्फ बुरे फंस गए हैं बल्कि इस्लामाबाद में खबरें गूंज रही हैं कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दी वे है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, क्या चीज़ें सामने लाई जाएंगी, इस वक्त जबकि सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है और उसके असरात के बारे में कहा जाता है कि फॉर्मेशन कमांडर से भी ज़्यादा होंगे, यानी कोई ऐसी इंकशाफात किए जाने वाले हैं हुकूमती सतह पे या अस्करी सतह पर आज इसकी तैयारियां की जा रही हैं। अगले 24 से 48 घंटों में कुछ ऐसे हकायक इमरान खान साहब के हवाले से मंजर आम पर आने वाले हैं कि जनाब खान साहब की बोलती बंद हो जाएगी, बल्कि उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी जो इस वक्त सहूलतकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फटे तरह बढ़िया हुआ है, कोई किसी तरफ घुसा हुआ है, कोई किसी तरफ घुसा हुआ है। कोशिश ये कि इमरान खान को हीले बहाने से किसी तरीके से भी रिलीफ दिया जाए, लेकिन बात बन नहीं रही है। और वो जो कहने वाले कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला दे कि फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, तो फिर मुमकिन है कि कई और लोगों को मिलाकर ट्रायल शुरू हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के केस में आज समाअत जो है वो हुई, मुलतवी हो गई है, लेकिन इस केस में कुछ अहम पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आने वाली है, होने वाली है, उसके असरात के बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ खबरें और भी हैं, और वही खबर ये कि बार कौंसिल ने रिटायर्ड जजेस को मातहत अदालतों में वकालत करने से रोक दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की बार कौंसिल ने यह फैसला किया है कि जो जज रिटायर हो गए हैं वो मातहत अदालतों में वकालत नहीं कर सकते। कई रिटायर्ड जजेस इस वक्त मातहत अदालतों में वकालत कर रहे हैं। हालांकि जज जो है वो रिटायरमेंट के बाद बतौर वकील मातहत अदालतों में पेश नहीं हो सकते, लेकिन वो पेश हो रहे हैं तो उनको रोक दिया गया है। अब सीनियर जजों के खिलाफ यानी जो जज रहे हैं उनकी वकालत के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गया कि वो वकालत क्यों करें, जबकि जज रिटायरमेंट के बाद काफ़ी प्रिविलेज भी ले लेते हैं। करप्शन केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमजद फारूक ने बुशरा बीबी की जमानत दरख्वास्त 26 जून तक मंजूर की है। तो ये करप्शन केस में उनकी जमानत 26 जून तक मंजूर कर ली गई। इससे पहले इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने भी उनकी 190 मिलियन पाउंड केस में 4 जुलाई तक जमानत मंजूर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाना केस के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई में 4 मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की है। तो अदालत ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई पर रेफरेंस के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी रेफरेंस को काबिल समाअत करार दिया था, जिसे चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये इशू सिर्फ 120 दिन वाला है, इसको देख लेते हैं और फर्द जुर्म की कार्रवाई समेत दीगर दरखास्तों पर 5 जुलाई को दलाइल जारी रहेंगे। इसके अलावा इमरान खान की 2 केसेस में जमानत मंजूर हुई है, एक उनकी डीजी खान करप्शन केस में और साहिवाल में सड़क तमीर करप्शन केस। ये 2 केस है इमरान खान के ऊपर जो नए सामने आए, उनमें 26 जून तक उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा पीटी के रहनुमा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत अप्रूव कर ली है। 9 मई के वाक़यात के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के पिछले दिनों अदालत ने इनके वो जमानत कैंसिल कर दी थी। तो अदालत ने अब उनकी 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर की है और पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया है और 10 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली है। 2 रोज पहले जमानत खारिज होने पर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी अदालत से
फरार होने में कामयाब हो गए थे। चलो बड़ी खबर ये कि पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद के भाई कलीम सईद को स्वात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कलीम सईद के खिलाफ भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज है। उन्हें पीटीआई के दौरे हुकूमत में ग्रेड 16 में मुलाजमत मिली थी, लेकिन 9 मई के बाद वो रुपोश थे और उनकी गिरफ्तारी जो है वो एक कबल के इलाके से हुई है और मुखबरी पर हुई है, जबकि मुराद सईद के बारे में इतलात ये कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो अफगानिस्तान जा चुके हैं। लेकिन कलीम सईद की गिरफ्तारी को स्वात पुलिस ने बड़ा अहम करार दिया है और उनका ख्याल ये है कि कलीम सईद की गिरफ्तारी के बाद वो मुराद सईद तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा एक खबर ये कि 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा गुजर खान से गिरफ्तार नहीं हो सके। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की मना करने पर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। वजह यह कि राजा परवेज़ अशरफ का तल्लुक भी गुजर खान से है और चाहते हैं उनके शहर से किसी भी रहनुमा की गिरफ्तारी ना हो, चाहे वो उनका तल्लुक मुखालफिन से क्यों ना हो। तो ये दावा उनके भाई राजा जावेद अशरफ ने एक सियासी इज्तिमा के दौरान तकरीर करते हुए कहा, जब उन्होंने SHO को सामने बुलाया और कहा कि बताएं SHO गुजर खान जो है वो बताएं कि क्या उनको हमने गिरफ्तारियों से रोका है या नहीं रोका। तो SHO गुजर खान ने खड़े होकर कहा हाँ जी रोका है। तो यहाँ 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी, वो गुजर खान में बहुत कुछ हुआ था और उनको रोकने में स्पीकर कौमी असम्बली का नाम आ रहा है। वो अपनी सियासी यहाँ पे गोल जो है वो अचीव कर रहे हैं। तो पीपल पार्टी जो है ना मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वो वाला हिसाब है उनका। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात मुलव्वस ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान का डेटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद का डेटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। एडवोकेट जनरल ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है उसमें फ़ौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़मान का डेटा शामिल नहीं है, जबकि रिपोर्ट में नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों, वकला का डेटा भी शामिल नहीं है। 9 मई के वाक़यात में ख़वातीन का डेटा भी जमा कराया गया। पंजाब से 81 ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, 42 की ज़मानत हुई, 39 अभी तक जुडिशल रिमांड पर हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए और 3050 अफराद कुल 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस पाए गए और इस वक्त MPO के तहत 21 अफराद जेलों में बंद हैं। इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ 51 मुकदमा दर्ज किए गए। इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 108 मुल्ज़मान फिजिकल रिमांड पर और 1247 जुडिशल रिमांड पर हैं। इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत 33 अफराद की शनाख्त परेड की गई है। 5 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा किया गया है। 232 को जमानत दी गई है और 9 मई के वाक़यात मुलव्वस 247 मुकदमात में 4119 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 86 मुल्ज़मान जिस्मानी रिमांड पर और 2464 को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। 1201 अफराद को बरी किया गया है। 3012 अफराद को जमानतों पर रिहा किया गया। इसके अलावा ये बताया गया जी कि 102 अफराद हैं जो कि जिनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजे गए हैं। इनमें कोई वकील, कोई सहाफ़ी और कोई औरत शामिल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान आज 2 वकुला के दलाइल हुए। एक फैसल सिद्दीकी जो कि सिविल सोसाइटी की तरफ से वकील हैं और एक जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हसन, उन्होंने यानी दलाइल दिए। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए ये कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फ़ौज नहीं करना है। फ़ौज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सिविलियन की हवालगी के लिए दरख्वास्त दे सकती है। सिर्फ उनको सिविलियन की हवालगी के हवाले से जो दरख्वास्त देना है उसमें ठोस बुनियाद होनी चाहिए, जो कि नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई सिविलियन किसी फ़ौजी को बगावत में उकसाता है तो उसका ट्रायल फ़ौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ देखना ये कि सिविलियन को फ़ौजी अदालतों को दायरा अख्तियार में लाने का क्या तरीक़ेकार अपनाया गया है और ये भी देखना होगा कि इंसानी दहशतगर्दी की अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फ़ौजी अदालत में मुंतकिल किए। तो ये वो आज के केस में अहम रिमार्क से सवाल जवाब तो बहुत कुछ हुए। सवाल बहुत पूछे गए, फ़ौजी अदालतों का तरीक़ेकार क्या है, आर्मी एक्ट क्या है और मुकदमा कैसे मुंतकिल किए जाते हैं, तयन कौन करता है, कैसे करता है, ये सारे सवाल पूछे गए। लेकिन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने ये दरख्वास्त नहीं दी कि वो
फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ हैं या सिविलियन के फ़ौजी अदालतों मुकदमा चलाने के ख़िलाफ़ हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि वो जो एविडेंस है या ठोस बुनियाद है वो फराहम करना ज़रूरी है। तो लगता यूँ है कि अदालत ने ये बात तो तस्लीम कर ली है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। अब वो कौन से सिविलियन हो सकते हैं जिनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, इसका तयन करना बाकी है। अगर तो इमरान खान साहब पे बगावत का इल्ज़ाम साबित हो जाता है या फ़ौज ये साबित करती है कि इमरान खान साहब ने फ़ौज के अंदर बगावत फैलाने की कोशिश की, या 9 मई का वाक़या जो है वो फ़ौज के अंदर बगावत कराने की साजिश थे, या फ़ौजी इमारतों पर जो हमले हैं क्या वो बगावत के ज़ुमरे में आते हैं, तो इससे लगता है कि मामला जो है वो इमरान खान साहब के गले में फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर अदालत ये इस बात का तयन कर देती है, या जैसा वो कह रही है कि जनाब अदालत ने ये इनकार नहीं किया कि ट्रायल नहीं हो सकता, तो ये जो तासुर दिया जा रहा था ना कि अदालतें उड़ा के रख देंगी और सिविलियन के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाने से रोक देंगी, इस तासुर को तो अदालत ने कर दिया दूर। दूसरा, अदालत ने कल ही हुक्म इम्तनाई देने से इनकार कर दिया था, यानी अदालत जो है वो किसी को फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलाने से नहीं रोक सकते। किसी से मुराद है कि पिंडी को या फ़ौज को वो पाबंद नहीं कर रहे कि वो सिविलियन के मुकदमा फ़ौजी अदालतों में ना चलाए। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाने तो उसके ठोस कोई शवाहद, कोई सबूत होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये नुक्ता इस वक्त अदालत के पेश नज़र है और दबे दब लफ्ज़ों में इसी तरफ इशारा किया जा रहा है कि जनाब वो आपने मुहावरा सुना हुआ ना, कहावत आपने सुनी हुई है कि जनाब जूते चाहे आप 5 की बजाय 10 मार लें लेकिन आदमियों की तादाद ज़्यादा कर लें। तो इस वक्त हमारी जो अदलिया है वो बिल्कुल इसी फार्मूले के तहत सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो केस है उसकी समाअत कर रही है। यानी अदालत ये कह रही है कि जनाब इतराज़ कोई नहीं है, बंदे बता लो, है जी, है ना, छितर मारने से बंदे बता लो और छितर मारने की वजह बता दें। छितर बेशक मारें लेकिन साथ कोई वजह बता दे, कोई ठोस वजह बता दे। वैसे अगर नहीं भी बताएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुजारिश करने में क्या जाता है। अब अदालत ने कल जो तफसीली फैसला जारी किया था उसमें सबको बुलाया हुआ था, तो आज राना सनाउल्लाह पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े थे और उन्होंने आके कह दिया कि ये तो बेंच ही लीगल है। और कल जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायसा, उन्होंने बेंच के अंदर बैठ के कह दिया कि बेंच इलीगल है। तो राना सनाउल्लाह ने जो कोर्ट में बयान देने की बजाय पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके जज साहब के नोटिस का जवाब दिया। तो राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच गैर कानूनी है, मगर बेंच फिर भी मजीदर फैसले करने को तैयार है। और सीनियर तरीन जज ने बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। अंदेशा है कि इस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले की तरह यानी उसका हशर ना हो। आर्मी एक्ट 1952 के तहत अगर सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता तो फिर इसे कालअदम करार दे दें। जो आर्मी तनसीब पर हमलावर होगा इसका ट्रायल ट्रैफिक लॉ नहीं आर्मी एक्ट के तहत होगा, आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के जरिए ही होगा। क्या उन लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं जिन्होंने शोधा की बेहुरमती की और लेफ्टिनेंट रसलान शहीद की बहनों और माँ का कोई ह्यूमन राइट नहीं है? मेजर इसाक की बेवा और 6 माह की बच्ची का कोई ह्यूमन राइट नहीं है? क्या सिर्फ उन लोगों का हक है जो साजिश और मनसूबा बंदी करें? तो ये उन्होंने बड़ा सख्त जवाब जो है वो दिया आज कोर्ट के पार्लियामेंट के अंदर। तो अदालतों ने दरखास्तों पर समाअत पीर 26 जून की सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी है और पीर को सुलेमान अकरम राजा के दलाइल से समाअत का आगाज़ किया जाएगा। उस पर उन्होंने कहा कि हम चीज़ें नोट कर रहे हैं लेकिन कोई आज को नोटिस लेंगे ना जुडिशल ऑर्डर देंगे। तो ये अदालत ने जो है यानी समाअत का जो हुक्म दिया तहरीरी उसके मुताबिक अब इस केस की पीर के रोज़ दोबारा समाअत होगी। तो इस केस में जो चीज़ें सामने आ रही है ना, जो लुब्बे लुबाब है, उसमें 2-3 चीज़ें मुझे बड़ी खटक रही हैं। मुझे लगता है कि ये तो इमरान खान और फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है और सिविलियन का, तो ये तो एक यानी स्टम्प लग गई और फिर इसको तो कहीं चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अपील करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और फिर वो जस्टिस काजी फायसा वाली बात और जस्टिस सरदार तारक मसूद वाली बात कि अगर इस केस में कोई नज़र सानी के लिए आया तो वो कौन सा बेंच फैसला सुनेगा। तो उन्हें पता है कि इसमें नज़र सानी जरूर आएगी क्योंकि बंदर के हाथ में उसरा हो तो सबसे पहले अपना गला काटता है।
तो इन जजों ने, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़ी माजरत के साथ इन्होंने इमरान खान का गला काट देना है। अब इमरान खान की तो प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन ये मामला 2 वकील जो है वो चले गए लेकर सुप्रीम कोर्ट, और जज साहब ने भी इस पर केस फौरन खड़ा कर दिया। इस दौरान जो एक बड़ा काम हुआ है वो ये था कि जुमेरात को वकला ने तहरीक चलानी थी और वकला ने सड़कों पर निकलना था, माल रोड पे एहतजाज होना था। तो निकले तो है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और जुमेरात भी गुजर गई, जुमा भी गुजर गया। तो जो वकला की तहरीक और एक जो जोश था ना, वो लगता है कि वो सारा समेट के कोर्ट के अंदर ले गए हैं। और इनका ख्याल ये था कि कोर्ट को ऐसा फैसला दे कि जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो। मसलन कोर्ट कह दे कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट अगर आता है और उसके बावजूद ट्रायल होता है तो फिर वकला तहरीक चलाएंगे। लेकिन अगर कोर्ट ने ही ये ऑर्डर ना दिया तो फिर वकला किस बुनियाद पर तहरीक चलाएंगे? तो मुझे तो लगता है कि वकीलों के साथ भी हाथ हो गया, इमरान खान के साथ भी हाथ हो गया। और वो कहने वाले ये भी सही कहते हैं कि एतजाज अहसन और लतीफ़ कोसा ये दरअसल जो है वो जरदारी साहब के प्लांटेड आदमी है। अब मैं ये थ्योरी पेश कर रहा हूँ, मेरा कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लग यही रहा है कि दोनों घेर के इमरान खान के उस पूरे प्रोजेक्ट को, जिसमें वो वकीलों को तैयार करके बॉम्बशेल मारने की कोशिश कर रहा था, उसको इन 2 वकीलों ने हाईजैक कर लिया, एतजाज अहसन और लतीफ़ कोसा ने। अब लतीफ़ कोसा इमरान खान साहब की एहतजाजी तहरीक के लीडर हैं, यानी जो वकला तहरीक चलाएंगे। लेकिन वो तहरीक तब चलेगी जब कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, और सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला नहीं देगी तो ये तहरीक कहाँ से चलेगी? तो ये वो कहते हैं ना, टिल्लू ने काला कोट एवं नहीं पाया। ये इमरान खान को हर तरफ से जो है वो या घेरा जा रहा है, या फिर वो अपने आप को यानी वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो अपने आप को खुद उस मुसीबत में डाल रहे हैं जिसके बारे में उन्हें अंदाज़ा है कि वो उससे बाहर नहीं आ सकेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जुमले में कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है, उसने ये राह तो खोल दी है कि इमरान खान साहब का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। अब सवाल है कि इमरान खान के खिलाफ एविडेंस, अब एविडेंस क्या पब्लिकली पेश किए जाते हैं या वो एविडेंस जो है वो किसी कोर्ट के अंदर पेश किए जाते हैं? तो कोर्ट अगर ये समझती है कि एविडेंस आप पहले पेश कर दें किसी सिविल कोर्ट के अंदर, किसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर, फिर वहाँ से केस ट्रांसफ़र किया जाए, एविडेंस जो है वो वक्त के साथ साथ पेश की जाती है। और फिर मेरा ख्याल है शायद यही वजह है कि अब फैसला कर लिया गया कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और की जाए, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब की जो कारनामे हैं वो अब खुल के बताए जाए। तो जो अब होने जा रहा है वो ये है कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वो जो एविडेंस मांग रहे हैं ना, अभी तो इज्जत के साथ यानी ढके छुपे अंदाज में कहा जा रहा था कि 9 मई के मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी सहूलतकार को नहीं छोड़ा जाएगा, तो किसी का नाम नहीं लिया गया। और लेकिन जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको तो घबराहट है। अब जो लोग 9 मई के वाकयात में सर से पांव तक गरक के डूबे हुए हैं, साजिशी है, प्लानिंग की हुई है, उनकी तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, उनके तो तोते उड़े हुए हैं, तभी तो भागदौड़ कर रहे हैं। अगर वो नहीं मास्टरमाइंड, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर उनको ये भागदौड़ करने की जरूरत नहीं थी। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो इनकी दाढ़ी में तिनका है, ये इसलिए भाग रहे हैं, वकील लोग इकट्ठा कर रहे हैं, कभी किसी को कर रहे हैं कि हमें बचाओ। तो अब खुल के नाम लेना पड़ेगा। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बताया जाएगा ये इमरान खान है, ये इसकी गुफ्तगू है, ये फलां दिन है और ये इसने ये बात की है। इमरान खान की वो गुफ्तगू जब वो 9 मई को पकड़े गए और वो कस्टडी में थे, वो कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद है। इमरान खान साहब किसको क्या डायरेक्शन दे रहे थे। हाँ साहब, आप कहते हैं ना मैं तो गिरफ्तार था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ, मुझे तो जज साहब ने बताया, मुझे सोच भी समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। ये नहीं एडे तुझे काके छुन्ने काके। तो इमरान खान साहब 9 मई के वाक़े से जिस तरह खुद को लाताल्लुक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरासर झूठ पर मबनी है। वो इन वाक़यात में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने ये प्लान किया हुआ है और उनकी प्लानिंग कई महीनों से चल रही है। उनकी तो सिर्फ वो वीडियो अगर आप उठा लें जिसमें वो खलफ ले रहे हैं लोगों से कि इमरान खान के लिए वो लड़ मर जाएंगे, वही काफ़ी है। वही रियासत के साथ मेरी रियासत के ऊपर हमलावर होने की दलील है। फिर कल इन्होंने वजाहत खान को इंटरव्यू दिया, उसमें बड़ी बोंगियाँ मारी खान साहब ने, और दर्जनों बातें ऐसी की है जो कन्फेस कर रहे हैं। और इमरान खान उसके बार बार बाद भी कहते हैं कि मैं गिरफ्तार होंगे तो फिर लोग तो वहीं जाएंगे ना फौजी इमारतों के अंदर।
और यहाँ तो ये एविडेंस मौजूद है मुराद सईद का कि उन लोगों को पहले से बताया गया कि आपने फला फला जगह जाके अटैक करना है। अगर कोई समझता है कि कनेक्शन ये साबित किया जाए कि फौज के अंदर से कोई इन्वॉल्व था बगावत में और इमरान खान साहब के कहने पे, यानी सिविलियन और मिलिट्री दोनों लोगों ने मिलकर कोई बगावत की है, तो इसकी मेरा ख्याल है इसकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा। ये तो फिर फौज का इंटरनल मामला है, वो फिर उठा लेंगे जिसको उठाना होगा। एक और खबर, मरियम नवाज बड़ी एक्टिव हुई है और माशाल्लाह वो अब उन्होंने पिछले चंद दिनों में अगर आप देखें तो वो पंजाब के अंदर बैठकर बहुत से MNA MPA से मुलाकातें कर रही हैं और ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के बल्कि और लोगों से मुलाकातें कर रही हैं, और जिससे लगता यूँ कि उन्होंने पार्टी की वो महाज संभाल ली है जिसमें वो इलेक्टेबल को या बाकी लोगों को उनके बारे में फैसले कर रही है। जरदारी साहब चंद दिन लाहौर बैठे थे तो उन्होंने एक धंधा शुरू किया हुआ था, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई, फिर उन्होंने ये काम किया, तो अब लगता है मुस्लिम लीग नून को भी वो भी एक्टिव हो गए। और मरियम नवाज ने जो टारगेट किया वो सिंध बलूचिस्तान के इलाके और साउथ पंजाब के कुछ इलाके अब वो इलेक्टेबल पे हाथ रख रही है। अब इलेक्टेबल सबको पता है वो होते हैं जो अपने अपने बलबूते पे अपने हल्के से इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किए होते हैं या उनका वहाँ पे असर रसूख होता है, ये इलेक्टेबल होते हैं। यही इलेक्टेबल इमरान खान साहब की जो 22 साल जद्दोजहद में जब वो नाकाम हो रही थी और मुंह के बल गिरने वाली थी, यही इलेक्टेबल इमरान खान को दिए गए थे। तो आज पीपल पार्टी का रवैया पिछले जो 4-5 दिनों से था उसके मुकाबले में कदरे डिफरेंट है। आज तो बिलावल भुट्टो ने वो तारीफ़ें की हैं कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ की और इसहाक डार की के रहे नाम अल्लाह का। एक तो इस बात पर खुश हैं कि बजट में वो फंड के पैसे रख दिए, और दूसरा वो शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ तो मुस्लिम लीग नून के नहीं बल्कि पीपल पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, और 3-4 रोज पहले ये गालियां दे रहे थे उसको हटा दो, उसको बदल दो, उसको बदल दो। तो कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है कि चाचू शहबाज शरीफ जो है वो बड़े बड़े काम डाल रहे हैं, और अब जब वो बाहर गए हैं तो आज तो उन्होंने पिछले 2 दिनों में जो इंटरनेशनली एक टेंशन गेन की है ना, वो तो यानी मुखालिफिन तो कहते हैं सड़कें सवा हो गए उन्होंने, और उन पर बड़ी तनकीद हो रही है कि फला बड़ी गलतियां निकालने की कोशिश की, जो छतरी खातून से लेकर वो खुद चल दिए। वो सादा आदमी है, उसने बताया कि जनाब, और जिस तरह वो मिले हैं शाह सुलेमान से और चीनी वज़ीर आज़म से और IMF की प्रेसिडेंट से, तो उसमें उनका एक यानी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़े हम्बल नजर आए हैं। अब देखिए कितना बड़ा चेंज मैं आपको बताऊं जो खिते में आ चुका है। एक लाइन में बताता हूँ, फिर से प्रोग्राम करेंगे पूरा। ये जो मोदी को अमेरिका ने मुंह लगाया ना, ये इसलिए लगाया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को मुंह लगाना छोड़ दिया। पाकिस्तान को समझ आई कि IMF हमारे साथ क्या कर रहा है और अमेरिका की वजह से कर रहा है, और अमेरिका और इमरान खान एक नेक्सस है। बाइडन ने इक़्तिदार में आने के बाद 2 साल तक इंडिया में अपना सफीर नहीं लगाया, मोदी से बात नहीं की, ना फ़ोन किया, ना उनसे एक बार भी बात की। लेकिन जब से पाकिस्तान चाइना रशिया के साथ आगे बढ़ा है तो अब मजबूरी अमेरिका की, तो चले गए इंडिया को उन्होंने उठा लिया गोद में, और इंडिया ने गोद में बैठते ही वो वही लश्कर मोहम्मद, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, वो पुराने रागल आपने शुरू कर दिया है जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तंजीमें तो अब वैसे ही वो यानी इनका कोई अब वो उतना जोर रह ही नहीं गया। तो ये बहरहाल इस पर एक प्रोग्राम करेंगे लहदा। तो आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।